हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के ऊपर पढ़ाऊँगी टॉपिक। ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितने भी इसके अंदर के टॉपिक्स बताऊंगी वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं पेपर में, क्योंकि इससे बाहर या इससे एक्स्ट्रा आई डोंट थिंक सो कि कुछ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, IDD, फॉर्मली नोन एज मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, is a neurodevelopmental disorder characterized by significant cognitive and adaptive impairments. IDD को आप फॉर्मली मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज मेंटल रिटार्डेशन पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे और ऐसा माना जाता था कि अगर बच्चा अगर स्पेशल चाइल्ड है तो भगवान ने पनिशमेंट दी है, इसीलिए बच्चा ऐसा हो गया। पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था और इसका पुराना नाम भी यही था, मेंटल रिटार्डेशन। बट करंटली इसका नाम चेंज किया गया है, मेंटल रिटार्डेशन से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किया गया है। और ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कैरेक्टराइज्ड है सिग्निफिकेंट कोग्निटिव एंड अडेप्टिव इम्पेयरमेंट्स से। मतलब इसमें आपको कोग्निटिव और अडेप्टिव इम्पेयरमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं DSM-5 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम अपने जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं सारे के सारे DSM-5 के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिसिट्स इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। डेफिसिट्स का मतलब होता है घाटे मतलब किसी भी चीज़ में कमी, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में कमी आ जाना। ठीक है। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। अगला आता है डेफिसिट्स इन अडेप्टिव फंक्शनिंग। फेलियर टू मीट डेवलपमेंटल एंड सोशियो कल्चरल स्टैंडर्ड्स फॉर पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जितने भी हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जो हमें जिस एज में डेवलप कर लेनी चाहिए, उन चीज़ों को, उन डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को डेवलप ना कर पाना और सोशियो कल्चरल स्टैंडर्ड्स for personal independence and social responsibility. The adaptive deficits limit functioning in one or more activities of daily life. जो adaptive deficits हैं उनकी functioning बहुत लिमिट होती है एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारी डेली लाइफ की। कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंट लिविंग across multiple environments such as home, school, work, and community. Third is onset during the developmental period. The intellectual and adaptive deficits are present during the developmental period, that is before the age of 18. Intellectual और adaptive deficits developmental period में present होते हैं बच्चों में, मतलब 18 साल की उम्र से पहले बच्चों में present होते हैं। Exclusion criteria. The deficits cannot be explained by another mental disorder. जो ये deficits हैं, इन deficits को कोई भी दूसरे mental disorders explain नहीं कर सकते, जैसे कि psychotic disorder और ASD, ये सारे के सारे disorders इन deficits को explain नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है हमारा developmental trajectory। अब आप डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री की जगह आप और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पाथ,
डायरेक्शन और कोर्स और भी वर्ड्स आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डेवलपमेंटल ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड की एज होती है हमारी 0 to 5 years तक की, और उसमें डिलेड माइलस्टोन्स, अटैचमेंट एंड सोशलाइजेशन, अर्ली इंटरवेंशन। सेकेंड इज स्कूल एज, 6 to 12 years की एज होती है ये। लर्निंग चैलेंजेस, सोशल रिलेशनशिप, academic एंड फंक्शनल स्किल्स। थर्ड इज एडोलेसेंस, 13 to 19 years। इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस, मतलब इस एज में बच्चों को अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, उनकी इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेस, काफ़ी सोशल और इमोशनल चैलेंजेस आते हैं। ट्रांजिशन प्लानिंग। यंग एडल्टहुड 20 to 39 years ऑफ एज होती है, यानी 20 से 39 years की जो एज होती है यंग एडल्टहुड की होती है। उसमें क्या क्या आता है? वोकेशनल ट्रेनिंग आती है, रिलेशनशिप्स एंड सोशलाइजेशन आता है, हेल्थ एंड वेलनेस आता है। मिडल एडल्टहुड में जो एज है हमारी वो 40 to 64 years की होती है। उसमें हम अपने रूटीन्स इस्टेब्लिश करते हैं, और एजिंग केयर गिवर्स, हेल्थ एंड वेलनेस। ओल्डर एडल्टहुड में 65+ years एज आती है, और उसमें एजिंग एंड हेल्थ, सोशल सपोर्ट, एंड ऑफ लाइफ प्लानिंग। अब हम टूल्स एंड मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो एसेस और डायग्नोस करेंगे आईडी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को। असेसमेंट टूल्स कौन कौन से होंगे? वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल, कुल श्रेष्ठ इन्फेंट इंटेलिजेंस स्केल, कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, लाइटर इंटरनेशनल परफॉर्मेंस स्केल, रेवेंस कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ये सारे के सारे जितने भी असेसमेंट टूल्स हैं ये याद करने पड़ेंगे, बट ये आपके आंसर को अच्छा बना देंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छा बना देंगे। डायग्नोसिस मेथड्स, क्लिनिकल इवैल्यूएशन, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग असेसमेंट, अडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट्स, ये भी सारे के सारे आपके डायग्नोसिस मेथड्स हैं। इनको भी आपको याद करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से आईडी के बच्चों को डायग्नोज करोगे, किस मेथड से डायग्नोज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोमॉर्बिड कंडीशंस की तरफ, कि आईडी के साथ ऐसी कौन कौन सी कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज एपिलिप्सी। एपिलिप्सी 15 to 30% जितने भी आईडी के बच्चे होंगे उनको एपिलिप्सी होती है, और अगर इन जनरल पॉपुलेशन आप बोलो तो 1 to 2% को होती है। मतलब 15 to 30% की जो बता रही हूँ मैं, ये वो बच्चे हैं 15 to 30% जिन बच्चों को आईडी है, और उसके साथ उन बच्चों को एपिलिप्सी भी है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इट कैन एग्जबरेट कोग्निटिव एंड बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़, और कोग्निटिव और बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इन बच्चों को, और इंजरीज और मोर्टालिटी के रिस्क इंक्रीज हो जाता है। सेकंड आता है सेरेब्रल पाल्सी। 20 to 30% जिन बच्चों को आईडी है उन बच्चों को सीपी की परेशानी भी है आईडी के साथ, विच इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ मोटर इम्पेयरमेंट। मोटर इम्पेयरमेंट का ये एक लीडिंग कॉज हो सकता है। सीपी कैन लीड टू मोबिलिटी इश्यूज। सीपी के कारण मोबिलिटी इश्यूज आते हैं, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज आती हैं, और इंक्रीज्ड डिपेंडेंस मतलब ये बच्चे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने केयर गिवर्स पे, और वो केयर गिवर्स कोई भी हो सकता है, इनकी मदर हो सकती हैं, या फिर जैसे कहीं बाहर से किसी और को बुला लिया कि आप पूरे दिन आप बच्चे का ख्याल रखोगे, ऐसा करके भी कई लोग करते हैं, तो वो एक तरीके से केयर गिवर ही होगा। तो ये बच्चे केयर गिवर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। अगला आता है सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। इसमें हम दो तरीके के पढ़ेंगे, विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट।
विजुअल इम्पेयरमेंट में 10 to 2% ऑफ इंडिविजुअल्स विद आईडी हैव विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी 10 से 20% जितने भी लोग हैं जिनको आईडी है उन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट्स की भी परेशानी है। और विजुअल इम्पेयरमेंट लर्निंग और डेली फंक्शनिंग में बहुत इम्पैक्ट डालता है। HI, hearing impairment, 5 to 15% of individuals with ID have hearing impairment which can impact communication and social interaction. अब इसके जो अदर कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या क्या होंगे? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स आर कॉमन इन इंडिविजुअल्स विद आईडी। आईडी के बच्चों के साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स ये बहुत कॉमन कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस ये रेलेवेंट है और ये ओवरऑल वेलबींग को इम्पैक्ट करता है बच्चे के। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज और कॉन्स्टिपेशन, इन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी बहुत ही कॉमन डिजीज है, डिसऑर्डर है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आईडी के जो फैक्टर्स हैं ऐसे कौन कौन से जो ऐसे फैक्टर्स जो आईडी को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर, सेकंड इज मेंटल फैक्टर, थर्ड इज एनवायरमेंटल फैक्टर। ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, सिंगल जीन म्यूटेशन, इनहेरिटेड कंडीशंस आती हैं। सेकंड में आता है मेंटल फैक्टर्स, प्रीनेटल इन्फेक्शंस, लाइक जब मदर अपने प्रीनेटल स्टेज में कोई इन्फेक्शन हो जाए उसको, अगर मदर को प्रीनेटल स्टेज में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी बच्चा आईडीडी का हो सकता है। पेरीनेटल स्टेज में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तब भी कोई ना कोई परेशानी आ सकती है बच्चे में। पोस्ट नेटल इन्फेक्शंस भी कारण होता है आईडीडी के बच्चे होने का। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। देन थर्ड इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब इसमें सिर्फ एनवायरनमेंट मैटर करता है, ठीक है। मैटरनल सब्सटेंस एब्यूज, मैटरनल मैल न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हमारा अगला टॉपिक है बिहेवियरल एंड इमोशनल इश्यूज इन आईडी। आईडी के बच्चों में बिहेवियरल और इमोशनल इश्यूज भी होते हैं। फर्स्ट आता है कॉमन बिहेवियरल इश्यूज, जो सभी बच्चों में कॉमन होते हैं बिहेवियरल इश्यूज, ठीक है। एग्रेशन, गुस्सा बहुत आता है इन बच्चों को। अगर आप एएसडी के बच्चों में देखो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों में, तो किसी किसी बच्चे में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, मतलब इनके ऐसे ऐसे बिहेवियर करेंगे ये जिससे इनको खुद को तकलीफ होगी, इन्हें खुद को परेशानी होगी, खुद को इंजरी देने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह से बस। स्टीरियोटाइप्स, हाइपर एक्टिविटी तो इनकी होती है, स्टीरियोटाइप भी होते हैं ये बच्चे। कॉमन इमोशनल इश्यूज, ऐसे कौन कौन से कॉमन इमोशनल इश्यूज हैं इन बच्चों के साथ? एंग्जाइटी, डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स तो इन बच्चों के साथ होते ही होते हैं। देन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब आप इन बच्चों को मैनेज कैसे करोगे? बिहेवियरल इंटरवेंशन, इनके बिहेवियरल इंटरवेंशन की उससे आप इन बच्चों को बिहेवियरल इंटरवेंशन करोगे। और फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, फैमिली सपोर्ट, ये सारी की सारी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है। अडेप्टिव फंक्शनिंग एंड सिवियरिटी क्लासिफिकेशन ऑफ आईडी। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जो अडेप्टिव फंक्शनिंग के बारे में हम बात करेंगे और
सिवियरिटी क्लासिफिकेशन ऑफ आईडी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा एडेप्टिव फंक्शनिंग का क्या मतलब है। Adaptive functioning refers to the skills and abilities necessary for daily living, social interaction and independence. Adaptive functioning को आप रेफर करोगे मतलब ऐसी स्किल्स और ऐसी एबिलिटीज़ जो डेली लिविंग, सोशल इंटरेक्शंस और इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, आप उनको कहते हैं अडेप्टिव फंक्शनिंग। ठीक है, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी, और कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। ये क्रूशियल एस्पेक्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी असेसमेंट और डायग्नोसिस का। अब एडेप्टिव फंक्शनिंग के कुछ डोमेन्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, 3 डोमेन्स हैं इसके। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स में क्या आता है? लिटरेसी, नमरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एस्टम, ये सारे के सारे सोशल स्किल्स में इंक्लूड होते हैं। थर्ड इज प्रैक्टिकल स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, ऑक्यूपेशनल स्किल्स एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। सिवियरिटी क्लासिफिकेशन ऑफ आईडी, इसकी कुछ सिवियरिटी हैं। फर्स्ट इज माइल्ड आईडी। जो माइल्ड आईडी है उसका आईक्यू कितना होगा? 50 to 69। अडेप्टिव स्किल्स रिलेटिव इंटैक्ट, मे लिव इंडिपेंडेंटली विद सपोर्ट। मतलब जिन बच्चों को माइल्ड आईडी होता है और उनका आईक्यू 50 से 69 के बीच में होगा, वो बच्चे इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी तो लेंगे, लेकिन सपोर्ट के साथ, उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। देन फिर आता है मॉडरेट आईडी। मॉडरेट बच्चों का आईक्यू कितना होता है? 36 से 49। इसमें क्या होता है? अडेप्टिव स्किल्स लिमिटेड में रिक्वायर मॉडरेट सपोर्ट। जो अडेप्टिव स्किल्स होती हैं बहुत ही लिमिटेड होती है और उन्हें मॉडरेट सपोर्ट की नीड होती है। मतलब इसमें भी सपोर्ट की नीड होती है, लेकिन उससे सीवियर और प्रोफाउंड से थोड़ी कमी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोफाउंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सपोर्ट की, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है? टोटल सपोर्ट, मतलब इसमें बच्चे को टोटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये देखो, टोटल सपोर्ट। टोटल सपोर्ट का मतलब यही है कि बच्चा पूरी तरीके से सपोर्ट, बच्चे को पूरे तरीके से सपोर्ट चाहिए, हर चीज़ में टोटल सपोर्ट चाहिए, है ना। सीवियर आईडी में बच्चे का जो आईक्यू 20 से 35 रहेगा और एडेप्टिव स्किल्स सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड होंगी और इसमें एक्सटेंसिव सपोर्ट चाहिए होगा। प्रोफाउंड आईडी में आईक्यू 20 से कम होता है, ठीक है, और इसमें जो अडेप्टिव स्किल्स हैं उसमें सिवियरली इम्पेयर्ड होता है, मे रिक्वायर टोटल सपोर्ट। इसमें टोटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बच्चे इसमें कुछ भी खुद नहीं कर पाता है, इसमें जो केयर गिवर्स होते हैं उन्हें पूरा सपोर्ट बच्चे को देना होता है। अगला आता है प्रोग्नोसिस ऑफ आईडीडी। फर्स्ट इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोग्नोसिस, फर्स्ट इज सिवियरिटी ऑफ आईडीडी। जब आप प्रोग्नोसिस के फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करोगे तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? जो सिवियरिटी है आईडीडी की, उसको अर्ली इंटरवेंशन, फैमिली सपोर्ट, कल्चरल फैक्टर्स, रोल ऑफ कल्चर। कल्चर का क्या रोल है? स्टिग्मा एंड अवेयरनेस, वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज, एक्सेस टू रिसोर्सेज। रोल ऑफ फैमिली, फैमिलीज का क्या रोल रहेगा? सपोर्ट एंड इंक्लूजन, एडवोकेसी, मतलब
जो फैमिली है, फैमिली को बच्चों को सपोर्ट करना होगा और इंक्लूजन करना होगा, मतलब भेदभाव ना करना कि ये स्पेशल बच्चा है, ये नॉर्मल बच्चा है। और बच्चे को स्कूल भेजना, उसकी सारी एजुकेशन और उसकी सारी ट्रेनिंग, मतलब बच्चा जहाँ तक स्कूल में पढ़ सकता है वहाँ तक बच्चे को पढ़ाना। फिर आता है रोल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन का क्या रोल होता है? कोग्निटिव एंड सोशल स्किल्स का इससे पता लगता है, बिहेवियरल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट। देन कम्स आउटकम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इसके आउटकम्स क्या निकलते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं? एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल इंक्लूजन, हेल्थ एंड वेलबींग। इससे हेल्थ एंड वेलबींग पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।